बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका मई जून 2015 का पेपर 1 करने जा रहे हैं। और पेपर 1 जो है मल्टीपल चॉइस से रिलेट करता है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक आपको ऑलरेडी कराचीज एकेडमी के अगर आप प्लेलिस्ट पर जाएं तो फोल्डर में मिल जाएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑन फर्स्ट में अ ट्रेडर्स बैंक स्टेटमेंट शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ $80 के एक ट्रेडर का जब बैंक स्टेटमेंट मिला तो वो शो कर रहा था कि बैंक ओवरड्राफ्ट है $80 का। ये बैंक ओवरड्राफ्ट का मकसद क्या है? ये बैंक स्टेटमेंट ये शो करता है कि आपने अपने अकाउंट के अंदर जो आपके पैसे थे उससे ज़्यादा पैसे बैंक से निकलवा लिए और ये एक लाइबिलिटी होती है। तो ये स्टेटमेंट जब मिलता है तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का कंसेप्ट ये होता है कि जो बैंक में आपने पैसा जमा करवाया या निकाला तो जो भी बैलेंस आपका बैंक में आपके हिसाब से बनता है एक्चुअली बैंक में इतना ही होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर आर सर्टेन थिंग्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बैंक खुद से रिकॉर्ड कर लेता है, कुछ एरर्स हो जाते हैं। तो ये दोनों बैलेंसेस रिकनसाइल अगर नहीं हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इन्हें रिकनसाइल करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। तो ओवरड्राफ्ट आया हमारे पास, द फॉलोइंग वर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट डिडंट अपीयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट। कि ये चीज़ें हम अपनी कैश बुक के अंदर तो रिकॉर्ड करके बैठे हुए हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट के अंदर ये नज़र नहीं आ रहे हैं। तो व्हाट वाज द बैलेंस इन द कैश बुक ऑन फर्स्ट में? दो चीज़ें हैं, चेक्स नॉट प्रेजेंटेड, कुछ सप्लायर्स थे हमने उनको चेक इशू कर दिए लेकिन अभी तक वो बाहर ही टहल रहे हैं, बैंक में नहीं पहुँचे तो ये पैसा बैंक से नहीं निकला। अमाउंट्स नॉट क्रेडिटेड के कुछ पैसा हमने जमा करवाया था बैंक के अंदर $334 लेकिन वो अभी किसी वजह से बैंक में डिपॉजिट नहीं हो सके तो बैंक उसे शो नहीं कर रहा है। तो कहता है व्हाट वाज द बैलेंस, ये बताएं कैश बुक के अंदर फर्स्ट में को बैलेंस कितना था। तो देखें इसको बैंक रिकन्सिलिएशन, ये कैश बुक तक बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट आपको कैश बुक तक पहुंचना है। तो इसमें आप सिंपल लिखें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट $80 नेगेटिव है क्योंकि ओवरड्राफ्ट को शो कर रहा है। ये जो चेक्स नॉट प्रेजेंटेड है इसके अंदर ऐड कर लें चेक्स नॉट प्रेजेंटेड। आप यूँ समझें कि ऑलरेडी तो क्रेडिट बैलेंस चल ही रहा है, डेबिट बैलेंस चल रहा है कि बैंक शो कर रहा है कि भाई आपने अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसे निकलवा लिए हैं। मज़ीद ये लोग अगर और चेक लेकर बैंक पहुँचेंगे तो क्या होगा, ये ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा। तो 194 इसके अंदर आप प्लस कर दें। प्लस का मकसद है दोनों नेगेटिव हैं, इनको प्लस कर लें। 80 + 194 तो ये 274 आ जाता है। और इसके अंदर से फिर लेस कर दें अमाउंट डिपॉजिटेड। ये जो $334 जो है ये बैंक में आपका अमाउंट जब जमा होगा, जब आपका अमाउंट जमा होगा जाके तो 334 ये देखें ज़्यादा बड़ी रकम है और 274 नेगेटिव बैलेंस था तो इसने इसको प्लस कर दिया आके $60। ये शो कर रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक और ये डेबिट बैलेंस है जो शो कर रहा है कि हमारा पैसा बैंक में निकलता है। और वो इसलिए हुआ कि एक्चुअली $334 जो अच्छा खासा अमाउंट है ये अभी बैंक में जमा ही नहीं हुआ। जिस दिन ये जमा होगा जाके उस दिन आपका पॉजिटिव बैलेंस आ जाएगा, डेबिट बैलेंस आ जाएगा। तो 60 डेबिट बैलेंस ए चॉइस के अंदर अगर आप जाकर देखें क्वेश्चन नंबर 7 में तो क्वेश्चन नंबर 7 की जो ए चॉइस है वो एक्चुअली आपको यही शो कर रही है डेबिट बैलेंस जो आपने निकाला। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो चॉइस ए है, $60 डेबिट बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, द फॉलोइंग अकाउंट अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अब्दुल। अब्दुल की किताबों में हनीफ का अकाउंट है। बैलेंस सबसे पहले डेबिट क्रेडिट बैलेंस, ये रनिंग फॉर्म ऑफ लेजर कहलाती है कि जिसमें बैलेंस भी आ रहा होता है लेजर के अंदर साथ साथ। तो मार्च की फर्स्ट को बैलेंस था 400 का, ये क्रेडिट था। क्रेडिट का मकसद है कि अब्दुल को पेमेंट करनी है हनीफ को। क्रेडिट बैलेंस का मकसद है लाइबिलिटी है कि अब्दुल क्योंकि माल ख़रीदता है, देखें ये लिखा हुआ है मार्च की 4 को परचेजेस इसने करी $250 की। तो ये $400 पहले देना था, $250 का माल ख़रीदा, ये $650 हो गए मिला के। रिटर्न कुछ माल वापस कर दिया तो अब ये पैसा नहीं देना है, इसलिए $650 में से $100 माइनस हो गए, $550 आ गए। बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया है इसलिए इसके अकाउंट को डेबिट किया, कुछ डिस्काउंट भी हमें मिला। ये दोनों अमाउंट माइनस करके आखिरी बैलेंस जो है $150 का है। तो ये लेजर हमें ये बता रहा है, अगर हम मार्च की फर्स्ट को देखें
तो ये $400 का बैलेंस शो करता है कि अब्दुल को पेमेंट करनी है हनीफ को $400 की। 4 तारीख 4 को क्या शो हो रहा है कि अब्दुल ने हनीफ से माल ख़रीदा $250 का। रिटर्न का मकसद है कि अब्दुल ने हनीफ को माल वापस किया $100 का। एक 31 को यह है कि अब्दुल ने हनीफ को पेमेंट करी $392 की और उसे डिस्काउंट मिला $8 का। ये इसके इंटरप्रिटेशन है लेजर की। हम पूछते हैं, देखते हैं कहता क्या है, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। कहता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कहता है ऑन 1 मार्च अब्दुल ओड हनीफ $400 कि अब्दुल को पेमेंट करनी है हनीफ को $400 की। और ये बात देखें बिल्कुल सही है, मैं आपको समझा के आ रहा हूँ कि बैलेंस $400 का यही शो कर रहा है कि अब्दुल को पेमेंट करनी है हनीफ को। तो इत्तेफाक से चॉइस ए बिल्कुल सही बात ये कर रहा है कि अब्दुल को पेमेंट करनी है हनीफ को $400। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारी जो राइट चॉइस है वो ए है। बी पढ़ लेते हैं। ऑन 4 मार्च हनीफ परचेजेस गुड्स। अब हनीफ ने नहीं ख़रीदी, बेसिकली अब्दुल ने ख़रीदी, इसलिए ये गलत हो गया। ऑन 31 मार्च अब्दुल अलाउड हनीफ $8 ट्रेड डिस्काउंट। तो ऐसा भी नहीं है, हनीफ ने एक्चुअली हमें डिस्काउंट दिया है। हम अब्दुल के अकाउंटेंट हैं तो हमें डिस्काउंट मिला है और ये डिस्काउंट हनीफ ने हमें दिया है। ऑन 31 मार्च हनीफ ओड अब्दुल $150 के। हनीफ को पेमेंट करनी है अब्दुल को $150 की। ये भी इनकरेक्ट है, एक्चुअली अब्दुल को पेमेंट करनी है 31 मार्च को $150 की। तो चॉइस ए हम पढ़कर आए और बाकी भी हमने पढ़ी, तो लॉजिकली चॉइस ए राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। ऑन 1 जनवरी 2014 अ ट्रेडर ओल्ड 1 मंथ्स रेंट के ट्रेडर को 1 महीने का किराया जो है पे करना था। ड्यूरिंग द ईयर रेंट वाज पेड बाय चेक। रेंट जो है वो चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया। ऑन 31 दिसंबर 2014 2 मंथ्स रेंट वाज प्रीपेड। 2 महीने का किराया प्रीपेड था। 3 ट्रांजेक्शन है। नंबर 1 शुरू के जो आपका स्टार्ट है उसके अंदर एक लाइबिलिटी है जो आपको रेंट पे करना था। कुछ रेंट पे कर दिया आपने और कुछ अभी प्रीपेड है। तो अगर हम लेजर बनाएं इसका रेंट का फॉर एग्जांपल ऐसे समझने के लिए, तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि लाइबिलिटी का मकसद है रेंट पेएबल। तो बैलेंस बीडी फ़र्ज़ कर लेते हैं $1000 का रेंट हमें पे करना था। तो ये बैलेंस बीडी बनकर आएगा। बैलेंस बीडी समझते हैं ना, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड पर बैलेंस बीडी आएगा। फर्दर हमने क्या करा कि कुछ पेमेंट हमने कर दी। तो पेमेंट जब हम करेंगे तो कैश रेंट को डेबिट कर देंगे और बैंक का हवाला देके $5000 से फ़र्ज़ करें हमने रेंट पे कर दिया। आखिर के अंदर कुछ प्री पेमेंट भी है। प्री पेमेंट का मकसद समझ रहे हैं क्या होता है कि प्री पेमेंट का मकसद है कि एसेट का बैलेंस आएगा और बैलेंस का ये बैलेंस सीडी हो जाएगा। ये फ़र्ज़ कर लेते हैं ये भी 1000 है, तो ये बैलेंस सीडी जो है 1000 हो गया आपका। तो ये दोनों लेजर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये 5000 ये है और ये 2000 ये भी इक्वल होगा तो ये भी 5000 होना चाहिए। डिफरेंस कहाँ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा 3000 का। ये जो डिफरेंस है वो बेसिकली रेंट एक्सपेंस है इस साल का या इस महीने का, जो भी आप कहें, इस साल का बल्कि ईयर की बात कर रहा है। तो रेंट एक्सपेंस आपने एंट्री देखी क्या हुई कि रेंट एक्सपेंस यानी जो रेंट आप पेमेंट करेंगे उसके अंदर से जो लाइबिलिटी है, एक्रूवल्स हैं, वो भी माइनस होगा और जो ईयर एंड का प्रीपेड है वो भी माइनस होगा। तो फिर आप जाके अपने एक्सपेंस पर पहुंचेंगे। हाउ डिड द ट्रेडर कैलकुलेट द रेंट फॉर द ईयर। वही जो मैं बात कर रहा था कि रेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इस साल का। तो हमने लेजर की मदद से समझा कि जो रेंट हम पेमेंट कर रहे हैं उसमें से 2 चीज़ें माइनस कर देंगे। एक जो लाइबिलिटी थी शुरू में वो माइनस हो जाएगी और एक प्रीपेड माइनस होगा, तो फिर रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा। लॉजिकली मैं आपको और एक तरीके से समझाता हूँ। आप ये देखें साल के शुरू के अंदर जो रेंट लाइबिलिटी था ये तो एक्चुअली वो था जो लास्ट ईयर ही खर्चा हो गया था। ये लास्ट ईयर का खर्चा है, इसकी आपने पेमेंट नहीं करी थी। तो जो भी इस साल आप पेमेंट कर रहे हैं उसमें से ये पेमेंट तो आप ज़रूर करेंगे लेकिन खर्चा इस साल का नहीं है, इसलिए इसको माइनस कर देंगे। अब जो प्रीपेड है इसका मकसद है वो एक्सपेंस तो नहीं है ना, उसका बेनिफिट्स आपको नेक्स्ट ईयर के अंदर मिलेगा, तो इसलिए उसको माइनस करेंगे। तो ये इसकी एक और तरीके से समझ सकते हैं आप इसको। तो हम यहाँ आगे देखते हैं अमाउंट पेड, जो अमाउंट पे किया उसमें ओपनिंग एक्रूवल्स को प्लस करेंगे। ये इनकरेक्ट है, हमने देखा कि ओपनिंग एक्रूवल्स माइनस होगा तो ये भी गलत हो गया। अमाउंट पेड में ओपनिंग एक्रूवल्स माइनस करेंगे, ये सही है। प्लस करेंगे क्लोजिंग प्रीपेमेंट, ये इनकरेक्ट है। डी में अलबत्ता देखें तो अमाउंट पेड
में ओपनिंग अप्रूवल्स को माइनस करेंगे एंड क्लोजिंग प्रीपेमेंट को माइनस करेंगे तो फिर रेंट एक्सपेंस आएगा। तो चॉइस डी क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर मैंने आपको समझाया इज़ द राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रेयान हैड एक्रूड मोटर एक्सपेंस ऑफ $200। एक्रूड मोटर एक्सपेंस का मकसद है कि मोटर एक्सपेंस डेबिट और मोटर एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट एक लाइबिलिटी आपकी है। तो क्या हो जाएगा, एक्रूड है ये। हाउ विल दिस अपीयर इन रेयान्स लेजर एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। लेजर में कैसे शो होगा और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे होगा। देखिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो ये आपकी लाइबिलिटी है, यू हैव टू पे इट, रेंट है आपका और एक्रूड है कि वो ड्यू तो हो गया है, आपने पेमेंट नहीं करी तो एक तो करंट लाइबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। सेकंड ये होगा कि ये क्रेडिट नेचर की चीज़ है, रेंट पेएबल, एक्सपेंस तो आप चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्लोज हो जाएगा जाके। ये जो मोटर व्हीकल एक्सपेंस है ये क्लोज नहीं होगा, एज ए लाइबिलिटी, एज ए क्रेडिट बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर में जाके। तो मोटर एक्सपेंस अकाउंट इन द लेजर, लेजर में क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस ब्रॉड डाउन, बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया क्रेडिट बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा। लेकिन करंट एसेट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या करंट एसेट्स होगा, ये इनकरेक्ट है क्योंकि करंट लाइबिलिटी होगी। तो क्रेडिट बैलेंस ब्रॉड डाउन एंड करंट लाइबिलिटी, बी चॉइस अगर आप देखें तो राइट चॉइस है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस जो है ब्रॉड डाउन होगा, आगे आएगा और करंट लाइबिलिटी शो होगी। बाकी दो में तो डेबिट बैलेंस ये कह रहा है, ये इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर लॉजिकली क्रेडिट बैलेंस की हैसियत से आपका ये रेंट जो है वो ब्रॉड डाउन होगा, एज ए लाइबिलिटी शो हो रहा होगा और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप इसे लाइबिलिटी की हेडिंग में करंट लाइबिलिटी में शो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपने देखा बी चॉइस इज़ द राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। अ बिजनेस मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 2% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, कि एक बिजनेस जो है वो मेंटेन्स करता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट्स को। तो ऑन 1 जनवरी 2014 द प्रोविज़न वाज $1,000 के प्रोविज़न जो था वो $1,000 का था। ऑन 31 दिसंबर 2014 द ट्रेड रिसीवेबल अमाउंटेड टू $150,000 विच एंट्री शुड बी मेड ऑन 31 दिसंबर 2014। मेरा एक लेक्चर है इसके ऊपर पूरे, बल्कि एक या 2-3 लेक्चर्स हैं। अगर आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो वहाँ पर जाके आपको इररिकवरेबल डेट्स के कुछ लेक्चर्स हैं, अगर आप वो देख लें तो ये क्वेश्चंस ना सिर्फ यहाँ पर तो बहुत ही आसान है, आप पेपर 2 में भी बहुत आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन को। इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। MCQs की अगर आप बात करें तो 2020 से लेकर 2016 तक विंटर और समर दोनों के पेपर्स आपको मिल जाएंगे, जो प्रैक्टिस के लिए बहुत बड़ा मटेरियल है। और अगर आप उसी को प्रैक्टिस करें टाइम एंड अगेन तो इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग A+ इन योर एग्जाम। हम आते हैं इसकी तरफ। तो इसका तरीका देखें, ये होता है कि जो भी ईयर एंड का ट्रेड रिसीवेबल होता है, इस कंपनी की पॉलिसी ये है, ये कहते हैं जो भी ईयर एंड के ऊपर ट्रेड रिसीवेबल है, जो पैसा हमें कस्टमर से लेना है, उसका 2% जो है एक्सपेक्टेड है कि वो कस्टमर्स नहीं देंगे। ये हर साल ये प्रैक्टिस करते हैं। और जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस इनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो $1,000 का है। तो पहले तो हम परसेंटेज निकाल कर देखते हैं। ये $150,000 को अगर मैं इसका 2% निकालूं तो ये 3,000 बनता है। ऑलरेडी आपके पास इन बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, आपके पास 1,000 पड़ा हुआ है। तो आपको इस साल के लिए कितना रिक्वायर्ड है, $2,000 का आपको रिक्वायर्ड है। क्योंकि देखें जो भी परसेंटेज निकाल कर आए उसमें से आप ये देख लिया करें कि ऑलरेडी आपके पास कितना पड़ा हुआ है। जो पड़ा हुआ है वो तो फिर माइनस कर दें आप, और अगर जो ऑलरेडी आपके पास है अगर वो कम है तो इसका मकसद है फिर जो पैसा आएगा उसकी आपको ज़रूरत है, इतना अमाउंट और आपको चाहिए। तो इसकी एंट्री पास करते हैं इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। रिपीट कर लें, अगर आपको ज़्यादा रकम कम पड़ा हुआ है आपके पास और आपको एडिशनल रकम चाहिए परसेंटेज के बराबर की जो अमाउंट है उस तक लाने के लिए, तो एंट्री क्या पास करेंगे, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। और अगर ये फ़र्ज़ करें ज़्यादा पड़ा होता, ये 4,000 होता, तो यही एंट्री रिवर्स कर दीजिएगा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेबिट्स, और ये प्रॉफिट होगा एक्चुअली आपका। अभी ये एक्सपेंस है तो एंट्री क्या हुई, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। इत्तेफाक से ए चॉइस के अंदर
ये जो बता रहा है यही एंट्री आपकी रिक्वायर्ड है। बाकी तो प्रोविज़न को इसने डेबिट कर दिया, ये अमाउंट इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की जो राइट चॉइस है वो ए चॉइस है। और ये एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं हर दफ़ा ये पूछता है, तो इसको याद कर लें। पिछले पेपर्स जो मैंने कराए हैं उन्हें बार बार रिपीट करें। जब आप 7-8 पेपर्स कर लेंगे तो यू विल बी गेटिंग कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। इजरा रिसीव्ड द फॉलोइंग चेक्स, के इजरा जो है उसने ये चेक रिसीव किए $210 फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, के $210 जो है वो जो माल बेचा था वहाँ से पैसा आया। $1000 फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड मोटर व्हीकल, एक ओल्ड मोटर व्हीकल थी नॉन करंट एसेट्स, उसको बेचा तो वहाँ से $1000 आए। $150 फॉर द रेंट ऑफ प्रीमिसेस, कोई बिल्डिंग का कोई हिस्सा किराए पर दिया हुआ है, वहाँ से जो किराया आया वो $150 है। हाउ डिड इजरा क्लासीफाई दीज रिसीट्स, ये जो रिसीट्स हैं इसको वो कैसे क्लासीफाई करेगी। एक तो कैपिटल रिसीट है, एक कैपिटल रिसीट, दो किस्म की रिसीट्स होती हैं, एक कैपिटल रिसीट्स एक रेवेन्यू रिसीट्स। आप एक चीज़ याद रखें, जितनी भी इनकम स्टेटमेंट के अंदर चीज़ें आती हैं, मैं आसानी के लिए आपको समझा रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ये सब रेवेन्यू रिसीट्स को शो कर रही होती हैं नॉर्मली। इसकी बनस्बत नॉन करंट एसेट्स वगैरह जो आपके रनिंग जो कुछ आप काम कर रहे हैं उससे जो पैसा आपको मिलता है, माल आप बेचते हैं, किराए से जो पैसा आपको मिलता है, ये रनिंग आपका बिजनेस चल रहा है, इससे जो पैसा आएगा इसे रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग आप कहाँ कर रहे होते हैं, इनकम स्टेटमेंट में करते हैं। लाइक जैसे सेल ऑफ गुड्स है, अब सेल ऑफ गुड्स तो रेवेन्यू सेल्स आप रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। रेंट आया अगर प्रीमिसेस से तो ये रेंट इनकम है, इसे भी आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर इस रेवेन्यू आप रिकॉर्ड कर रहे हैं इसे रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। रिपीट कर लें मेरे साथ, इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो रेवेन्यूज़ फॉर्म के अंदर चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं उनसे जो रिसीट आती है उसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। इसकी बनस्बत वो चीज़ें जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर प्लस माइनस हो रही होती हैं वहाँ से जो पैसा आता है उसे कैपिटल रिसीट कहते हैं। जैसे ये मोटर व्हीकल आपने बेची, $1000 इससे आया, तो मोटर व्हीकल नॉन करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स कम हुआ तो जो रिसीट आई उसे क्या कहेंगे, कैपिटल रिसीट कहेंगे। तो इसमें दो रेवेन्यू रिसीट हैं आपकी और एक कैपिटल रिसीट है। लॉजिक मैंने आपको समझाई। तो सेल ऑफ गुड्स जो है वो रेवेन्यू रिसीट है, ये कैपिटल रिसीट नहीं है, कैपिटल रिसीट नहीं है। सी में अलबत्ता कहता है रेवेन्यू रिसीट, ये बात सही है। मोटर व्हीकल कैपिटल रिसीट है, ये भी इसने सही लिखा हुआ है। रेंट रिसीव रेवेन्यू रिसीट है, ये भी सही है। तो चॉइस सी जो है इसके अंदर, इसने डी के अंदर देखें फिर ये रेंट रिसीव को कैपिटल रिसीट में ले गया, इसलिए ये इनकरेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो आपकी सी चॉइस है कि सेल ऑफ गुड्स रेवेन्यू रिसीट्स, मोटर व्हीकल कैपिटल रिसीट और रेंट रिसीव रेवेन्यू रिसीट, ये आपकी बिल्कुल सही चॉइस है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हम सेफली से कि सी हमारी राइट चॉइस हो गई। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। रेपियर्स टू ए मोटर व्हीकल वर डेबिटेड इन एरर टू मोटर व्हीकल अकाउंट, के मोटर व्हीकल बेसिकली आपने रेपियर्स करवाई थी मोटर व्हीकल की, उसको गलती से मोटर व्हीकल अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया। तो मोटर व्हीकल रेपियर को रिकॉर्ड नहीं करा आपने, मोटर व्हीकल यानी एक एक्सपेंस आपका जो था उसको आपने रिकॉर्ड नहीं करा। एक्सपेंस अगर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा मेरे भाई, प्रॉफिट जो है वो ओवर स्टेटेड हो जाएगा। क्योंकि देखें ना, एक्सपेंस तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, एसेट को रिकॉर्ड कर दिया, एसेट था नहीं तो वो भी ओवर स्टेटेड हो जाएगा। तो इसका मकसद है कि आपका प्रॉफिट, कहता है हाउ डज दिस अफेक्ट द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड द नॉन करंट एसेट्स इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसके अंदर क्या होगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या होगा और नॉन करंट एसेट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होगा। तो देखिए, एक तो प्रॉफिट आपका ओवर स्टेटेड हो जाएगा, मैंने आपको समझाया क्यों, क्योंकि एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं करा आपने। जब आप एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो प्रॉफिट ओवर स्टेटेड हो गया, और नॉन करंट एसेट्स था नहीं, रिकॉर्ड कर लिया आपने तो वो भी ओवर स्टेटेड हो गया। तो इत्तेफाक से चॉइस ए जो आपकी है, जिसमें दोनों जगह ओवर स्टेटेड लिखा हुआ है कि प्रॉफिट ओवर स्टेटेड नॉन करंट, ये आपकी राइट चॉइस है जो लॉजिकली भी हमने समझी। बी के अंदर तो देखिए अंडर स्टेटेड इनकरेक्ट है, ये अंडर स्टेटेड, ये अंडर स्टेटेड, ये इनकरेक्ट चॉइसेस हैं। राइट चॉइस और लॉजिक उसकी ये बनती है कि एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड नहीं करा, जब एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नॉन करंट एसेट्स में एक्चुअली कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन आपने गलती से रिकॉर्ड कर दिया तो वो भी बढ़ गया।
क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर यूजिंग द रीवैल्यूएशन मेथड। डेप्रिसिएशन के 2-3 मेथड वो आपसे पूछता है, आपके सिलेबस का पार्ट भी है। एक स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो गया और रीवैल्यूएशन मेथड। नॉर्मली रीवैल्यूएशन मेथड कंपनीज, कौन सी कंपनीज इस्तेमाल करती हैं? टूल्स, जो इमटेरियल अमाउंट जिनकी होती है, टूल्स और टूल बॉक्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये कि टूल्स हैं वो इतनी उनकी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट होती है कि उनको संभाल के रखना और फिर उनका हिसाब रखना, हज़ारों किस्म के टूल्स होते हैं, बहुत मुश्किल होता है। कंपनियां क्या करती हैं नॉर्मली कि ये देख लेती हैं कि साल के शुरू में कितने टूल, क्योंकि ये फिर ख़राब भी हो रहे होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, फिर अब कंपनियां ख़रीद लेती हैं क्योंकि अमाउंट इनका कम होता है। तो इसका रिवैल्यूएशन मेथड इनका डेप्रिसिएशन निकालने के लिए इस्तेमाल करती हैं कंपनियां। उसका तरीका क्या होता है कि ओपनिंग, जो साल के शुरू के अंदर जो इसका बैलेंस होता है, वैल्यूएशन होती है, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर एडिशन हुआ है, इस साल में कुछ मज़ीद टूल्स वगैरह ख़रीदे हैं तो उसको प्लस कर लेंगे और आखिर के अंदर जो बच जाएगा उसका डिफरेंस जो है वो डेप्रिसिएशन होता है। लॉजिकली भी है क्योंकि इतनी बड़ी तादाद होती है जैसा कि मैं बता रहा हूँ और बहुत कम अमाउंट की चीज़ें होती हैं, तो शुरू में कितना था और आखिर में कितना बचा, इसका बीच का जो है वो रिवैल्यूएशन के हिसाब से डेप्रिसिएशन होता है। तो क्लोजिंग वैल्यूएशन में प्लस करेंगे एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, ये इनकरेक्ट है। माइनस ओपनिंग, ये इनकरेक्ट है। क्लोजिंग वैल्यूएशन में माइनस करेंगे, ये इनकरेक्ट। ओपनिंग वैल्यूएशन में प्लस करेंगे एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, ये सही बात है कि ओपनिंग जितना शुरू के अंदर पड़ा हुआ था उसमें एडिशंस को प्लस कर लिया, जो मैं बता के आ रहा हूँ, और माइनस कर दिया क्लोजिंग वैल्यूएशन, जो भी साल के एंड में बाकी बचा, जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर सी जो है वो हमारी राइट चॉइस है। लॉजिक मैंने बता दी कि भाई देखें, शुरू में इतना पड़ा हुए थे हमारे पास, इतने मज़ीद ख़रीद लिए, जो आखिर में बाकी बचा, जो डिफरेंस है वो खो गया, ज़ाया हो गया, जो कुछ भी हुआ वो सब डेप्रिसिएशन में हम डाल देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 रिवैल्यूएशन के हिसाब से आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, व्हीकल परचेज फॉर $15,000 वॉज सोल्ड 4 years लेटर फॉर 2000, कि एक व्हीकल थी $15,000 की, 4 साल के बाद उसको $2000 में बेच दिया। द बैलेंस ऑन द प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वाज 12,000 एट द डेट ऑफ सेल, कि वो जो सेल की जो डेट थी उस वक्त जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन था किताबों के अंदर वो $12,000 था। तो ये इसकी जो व्हीकल है, व्हीकल की कॉस्ट $15,000 की थी, लेस कर दें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितना प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये यूज़ हो चुकी थी गाड़ी, फिर 12,000 का डेप्रिसिएशन निकल चुका था, तो बाकी इसकी बुक वैल्यू ये आती है $3,000। बेची कितने की हमने? लेस डिस्पोजल कितनी है? 2000। तो 3000 की चीज़ अगर आप 2000 में बेचेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई आपके पास? लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस हो गया आपको $1000 का। और देखें एग्जैक्टली ए के अंदर उसने $1000 का लॉस आपको दिया हुआ है, और आप देख रहे हैं कि $3000 की चीज़ जो व्हीकल थी वो आपने $2000 में बेची, तो $1000 का लॉस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर वी कैन सेफली से कि राइट चॉइस हमारी ए है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, कार्ला इज़ प्रिपेयरिंग हर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, कि कार्ला जो है वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या होता है भाई? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का मकसद है कि तमाम जो हमारे इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं उन सबको मिला के जब एक जगह हम कंसोलिडेटेड उसका लेजर बना रहे होते हैं। जैसे आई गेव यू एन एग्जाम्पल प्रीवियसली कि अगर कोई यूटिलिटी कंपनी है, लाइक यू आर यूजिंग द यूटिलिटी इन योर हाउस, आप गैस यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, मिलियंस कस्टमर्स हैं आपके शहर में, आपके सूबे में, रीजन में, कि जो यूज़ कर रहे हैं उस इलेक्ट्रिसिटी को या गैस को। तो ये जितनी भी इंडिविजुअल, जैसे आप भी एक कस्टमर हैं, तमाम कस्टमर्स अगर इंडिविजुअली तौर पे कंपनी लेकर बैठे तो ये तो फिर बहुत टाइम लगेगा। तो इनसे कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर इन सब का एक लेजर में बैलेंस आ जाता है, उसे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कहते हैं, जो कंसोलिडेटेड शो कर रहा होगा कि 2 मिलियन 3 मिलियन जो कस्टमर्स हैं उनसे कितना पैसा रिसीव करना है। तो वेयर विल शी ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्ट्रा एंट्रीज, इसकी कॉन्ट्रा एंट्रीज कहाँ होती है? देखें कैश बुक कॉन्ट्रा एंट्री का मकसद क्या है
क्या आपके कस्टमर्स भी होते हैं, जैसे यहाँ हम फर्ज कर लेते हैं, आई गिव यू अनदर एग्जांपल कि आपकी गारमेंट्स शॉप है, कोई गारमेंट शॉप है, आप डिफरेंट सप्लायर से माल ख़रीदते हैं, तो डिफरेंट सप्लायर से माल ख़रीदते भी हैं और डिफरेंट लोगों को माल बेचते भी हैं। तो आपका जो एक कस्टमर है उसको आपने माल बेचा, तो कस्टमर को आपने माल बेचा तो एंट्री ए कस्टमर है, फ़र्ज़ करें ए कस्टमर, तो आपने इसको डेबिट कर दिया और सेल्स को क्रेडिट कर दिया। लेकिन ये जो एक कस्टमर है आपका, ये साइमल्टेनियसली ये कुछ माल बनाता भी है, तो आप इससे कुछ माल ख़रीदते भी हैं। जब आप इससे माल ख़रीदते हैं तो फिर क्या एंट्री पास करते हैं, परचेजेस डेबिट। फ़र्ज़ करें ये $10,000 का आपने इसको माल बेचा, इससे आपने $5,000 की चीज़ें ख़रीदी, तो आपने क्या करा, ट्रेड पेएबल ए के नाम से अपने इसको क्रेडिट किया। तो अब देखिए एक ही कस्टमर है, एक कस्टमर भी है आपका और वो सप्लायर भी है, साइमल्टेनियसली पॉसिबल है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें गारमेंट शॉप से आप उससे ख़रीदते हैं, आपके शॉप में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो ख़रीद के ले जाता है आपसे। तो अब क्या होगा, जब आप उसको, आपको पेमेंट आपको उससे लेने हैं $10,000 और पेमेंट उसको कितनी ही करनी है, $5,000 की। तो इसकी फिर क्या करते हैं, जर्नल के अंदर, बाकी तो देखें स्पेसिफिक बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्रीज जो आपकी होती है, ओरिजिनल बुक्स जो होती हैं, जो आप सेपरेटली बना रहे होते हैं, जैसे कैश बुक है, कैश बुक के अंदर बैंक और कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस और डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आ रही होती हैं। परचेजेस जर्नल में सारी परचेजेस जितनी क्रेडिट परचेजेस हैं वो सब आ रही होंगी। सेल्स लेजर के अंदर जितना ट्रेड रिसीवेबल है वो आ रहा होगा। तो ये एंट्री आप जर्नल के अंदर करते हैं और उसकी एंट्री क्या करते हैं, ये लाइबिलिटी को डेबिट कर देते हैं ट्रेड पेबल को 5,000 से, और ये जो ट्रेड रिसीवेबल है इसको क्रेडिट कर देंगे। तो आपका ट्रेड रिसीवेबल कितने से, 10,000 से डेबिट था, 5 से क्रेडिट हुआ, तो अब आप कितनी पेमेंट करेंगे उसको, $5,000, क्योंकि 5,000 की तो वो चीज़ें ले गया है आपसे। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। और याद रखिएगा ये भी एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट किस्म का क्वेश्चन है, बार बार पूछता है इसको। तो इसकी जो कॉन्ट्रा एंट्री की आपको मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, आपको जर्नल के अंदर मिलेगी, क्योंकि कैश बुक के अंदर तो स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स हैं जो आ रही हैं कैश और बैंक से रिलेटेड। परचेजेस लेजर जो है ये शो कर रहा है सारे के सारे आपके जो क्रेडिट, आपके जो सप्लायर हैं वो जो इंडिविजुअल लेजर बन रहे हैं वो परचेजेस लेजर कहलाते हैं। और सेल्स लेजर क्या है कि जो आपके इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं उनका इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो सेल्स लेजर में आ रहा होता है। तो ये एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ नहीं होगी, कॉन्ट्रा एंट्री जर्नल में होगी। तो चॉइस आपकी जो बी चॉइस है वो इज़ द राइट चॉइस क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। ऑन 1 जनवरी 2014 किम्स नेट एसेट्स टोटल्ड $70,000। नेट एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये होता है। अगर ये एसेट्स में से मैं माइनस कर दूं लाइबिलिटीज़ को तो ये बाकी कैपिटल बचता है। तो नेट एसेट्स का मकसद जो है वो कैपिटल भी होता है। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू नेट एसेट्स, और वो हमेशा कैपिटल के बराबर होंगे। तो आप यूँ समझें कि इसको ये भी कह सकते हैं कि 1 जनवरी को कैपिटल जो था वो 70,000 था किम का। ऑन 31 दिसंबर 2014 द टोटल्ड $55,000। ईयर एंड पे जाके ये $55,000 रहेगी, हो गया, ये कम हो गया। देखें ड्यूरिंग द ईयर किम विड्रू $4,000 फॉर पर्सनल यूज़, कि किम ने $4,000 विड्रू करे फॉर पर्सनल यूज़, ये ड्राइंग उसकी हो गई। व्हाट वाज द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, ये बताएं पूरे साल का प्रॉफिट और लॉस कितना था। ये भी एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, वो आपको पूछता है, आपके कंसेप्ट चेक करता है कि आपके कंसेप्ट क्या हैं, और डू यू नो द अकाउंटिंग इक्वेशन प्रॉपरली, कि आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। तो आप देखें बेसिक इसके अंदर जहन में ये रखें कि ये ओपनिंग कैपिटल आपको 70,000 दिया हुआ है और एंडिंग कैपिटल 55,000 है। देखिए जो कैपिटल होता है उसमें दो किस्म की एडजस्टमेंट होती है। ईयर एंड में जो भी कैपिटल आपके पास आएगा उसमें से आप ड्राइंग को माइनस कर देंगे और प्रॉफिट को प्लस करेंगे। तो अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो ड्राइंग जो दी हुई है इसको अगर आप एंडिंग, जो आपका एंडिंग कितना कैपिटल है 31 दिसंबर को जो एंडिंग नेट एसेट्स हैं आपके वो कितने हैं 55,000। तो नेट एसेट्स एट एंड ये $55,000 के हैं।
इसमें दो एडजस्टमेंट हुई होंगी, ड्राइंग इसके अंदर से माइनस हुआ होगा और प्रॉफिट इसके अंदर प्लस हुआ होगा। तो आप ड्राइंग जो आप रिवर्स वर्किंग करके प्रॉफिट निकाल लें, इसके अंदर ऐड कर लें आप ड्राइंग को। ड्राइंग कितनी दी हुई है आपको? 4000 की, ये प्लस कर लें, ये आपके पास 59,000 आ जाएगा। इसमें से आप लेस कर दें ओपनिंग नेट एसेट्स। ओपनिंग नेट एसेट्स माने ओपनिंग कैपिटल, ये 70,000 के हैं। तो 70,000 में से 59,000 को निकालूं तो 11,000 आएगा, ये नेट लॉस है। नेट लॉस क्यों है आप मुझसे पूछेंगे? इसलिए देखें ईयर एंड का जो कैपिटल है वो कम है। ईयर एंड का मकसद है कि कैपिटल कम हो गया। कैपिटल एक ही सूरत में कम होता है जब नेट लॉस हो, ड्राइंग की सूरत में होता है। ड्राइंग को तो हमने प्लस कर लिया था, एड बैक कर लिया, तो बाकी दूसरा एलिमेंट क्यों कम हुआ भाई? इसलिए कम हुआ कि वो लॉस था आपका, लॉस की वजह से कैपिटल आपका कम हो गया। 70,000 का ओपनिंग कैपिटल था, ईयर एंड पे 59,000 का बचा, तो फिर क्या हुआ? वो लॉस हो गया आपका। देखें लॉस आपको दे रहा है, ये ए चॉइस के अंदर 11,000 का लॉस आपको उसने दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर वी कैन सेफली से विद लॉजिक कि ए चॉइस हमारी राइट चॉइस है। और ये एग्जामिनर बार बार पूछता है, इसको जहन में रखिएगा। एंडिंग कैपिटल के अंदर ड्राइंग को प्लस कर दीजिएगा, ओपनिंग को माइनस कर दीजिएगा। अगर एंडिंग कैपिटल कम है तो लॉस होगा, और अगर एंडिंग कैपिटल ज़्यादा है, अगर ये 59 ना होता, 85 होता, ज़्यादा होता 70,000 से, तो ये प्रॉफिट होता। ये भी याद रख लें। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है हाउ शुड इन्वेंट्री बी वैल्यूड, कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करें। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का फार्मूला याद रखिएगा, लोअर ऑफ कॉस्ट और एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि या तो कॉस्ट कम होगी उस पर रिकॉर्ड होगी इन्वेंट्री, या नेट रियलाइजेबल वैल्यू कि वो इन्वेंट्री बिकेगी कितनी जाके मार्केट के अंदर। तो जो पैसा आएगा वो कम है या कॉस्ट कम है, इन दोनों में से जो कम होगा उसे उस पर इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो कॉस्ट पे नहीं होती है, हायर पे नहीं होती है, लोअर पे होती है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि या तो कॉस्ट कम होगी या नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम होगी। जो कम होगी उस पर इन्वेंट्री रिकॉर्ड होगी। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर सी इज़ द राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, हाउ इज़ कैपिटल इम्प्लाइड कैलकुलेटेड, कि कैपिटल इम्प्लाइड कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल इम्प्लाइड कैलकुलेट करने का आसान फार्मूला है कि जो टोटल एसेट्स हैं उसके अंदर माइनस कर दें करंट लाइबिलिटीज़ को, तो भी आपके पास आ जाता है। या आप ये करें कि जो आपका कैपिटल है इसमें लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं उनको प्लस कर दें, तो भी कैपिटल इम्प्लाइड आ जाता है। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ इनकरेक्ट, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ इनकरेक्ट, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, दिस इज़ द राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सी है वो एक्चुअली राइट चॉइस है कि नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स दोनों को प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर दें तो क्या बचेगा? नॉन करंट लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो इज़ द राइट चॉइस लॉजिकली। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाएं, एमेलिया इज़ ए फोटोग्राफर है ये। शी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इसने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी। फीस ओइंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इतने पैसे इसको रिसीव करने थे साल के शुरू में। फीस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, के फीस इसको इतनी रिसीव्ड हो गई। एंड फीस ओइंग एट द एंड ऑफ द ईयर, इतनी फीस जो है वो इसको अभी रिसीव करनी है। तो हाउ मच वुड बी एंटर्ड फॉर फीस इन द इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट के अंदर कितनी फ़ी एज एन इनकम शो होगी इस साल की। तो आप फ़ी का एक लेजर बना लें। फ़ी का जब लेजर बनाएंगे, फ़ी ओइंग का मकसद क्या है कि ये आपका एसेट है। एसेट का बैलेंस किस साइड पर होता है? बैलेंस BD, डेबिट साइड पर है 2350। ये पैसा आपने रिसीव किया, तो पैसा जब रिसीव करेंगे तो क्या करेंगे? फ़ी रिसीव कैश बैंक डेबिट और फ़ी इनकम क्रेडिट। तो बैंक का हवाला दे के 53,410 यहाँ लिख दें कि 53,410 को क्रेडिट कर दिया आपने। फ़ी ओइंग का मकसद क्या है कि ये लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का मकसद आप समझ रहे हैं क्या होता है? लाइबिलिटी का मकसद है कि वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बैलेंस CD 1890, क्योंकि ये बल्कि ये एसेट है, सॉरी ये आपका एसेट है, क्योंकि फ़ी ओइंग एट द एंड ऑफ द ईयर कि ये फ़ी आपको रिसीव करनी है। तो एसेट का बैलेंस कहाँ आएगा?
बैलेंस CD क्रेडिट साइड पर आएगा 1890, तो ये 1890 को प्लस कर दें 53410, तो ये टोटल आया 55,300, और ये डेबिट पे सिर्फ -2350 लिखा हुआ है, तो 52 ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर कितनी अमाउंट जाएगी 52,950, जो बैलेंसिंग फिगर है क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो 52,950, और ये चॉइस बी के अंदर आपको उसने दी हुई है 52,950, तो 52,950 एज फी इनकम जो है वो शो होगी। लॉजिक मैंने आपको समझाई, बहुत सिंपल है लेजर का कंसेप्ट। डेबिट क्रेडिट का अगर आपके पास है तो आपको आसान लगेगा, नहीं लगे अगर नहीं है कंसेप्ट तो आप सीख लें। ये फ़ी है, फ़ी इनकम का हम एक अकाउंट बना लेते हैं लेजर के अंदर। ये फ़ी ओइंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, बिगनिंग ऑफ द ईयर इतनी फ़ी रिसीव करनी है आपको अपने क्लाइंट से। तो जो फ़ी रिसीव करनी है वो आपका एसेट है। एसेट का जो बैलेंस होता है वो किस साइड पर होता है, हमेशा डेबिट साइड पर होता है, इसलिए मैंने देखे बैलेंस BD जो है 2350 यहाँ लिखा। सेकंड कहता है कि इतना फ़ी रिसीव करिए, रिसीव करने की एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे, फ़ी इनकम को क्रेडिट करेंगे। तो देखिए ये मैंने $53,410 से क्रेडिट कर दिया फ़ी को। फ़ी ओइंग एट द एंड ऑफ द ईयर, इतनी फ़ी रिसीव करनी है ईयर एंड के ऊपर। मज़ीद मकसद काम तो कर लिया है हमने, फोटोग्राफी हमने कर ली, लेकिन पैसे नहीं मिले, फ़ी नहीं मिली, तो ये फिर अगेन एसेट है, लेकिन एसेट का ईयर एंड के ऊपर बैलेंस क्रेडिट साइड पर होगा। ये ओपनिंग बैलेंस था जो मैंने डेबिट साइड पर लिखा था, लेकिन ये एंड का बैलेंस है, एंड ऑफ द ईयर का बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड के ऊपर आएगा, क्योंकि लेजर है। लेजर का बैलेंस CD हमेशा क्रेडिट साइड पर होता है और बैलेंस BD डेबिट साइड के ऊपर होता है। ये कंसेप्ट है, इसलिए मैंने क्रेडिट साइड पर लिखा। इन दोनों को जमा किया, ये $55,300 बनता है। इसमें से जो ओपनिंग था मैंने माइनस कर दिया, जो बैलेंसिंग फिगर है वो एक्चुअली मेरी फ़ी इनकम है फॉर द ईयर की। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपने देखा कि बी चॉइस आपकी राइट चॉइस है। इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं और होपफुली आपकी समझ में आया होगा इंशाल्लाह। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम इस पेपर को ख़त्म कर देंगे। तो आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखें और इसकी प्रैक्टिस करें। अच्छी खासी तादाद में मटेरियल आपके लिए डाला हुआ है। वीडियो फॉर्म के अंदर पास पेपर्स इतनी बड़ी तादाद में, हो सकता है कहीं और भी पड़े हों, लेकिन मुश्किल है आपको एक जगह कंसोलिडेटेड फॉर्म में इतने पास पेपर्स आपको यहाँ कराचीज़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे वीडियो फॉर्म के अंदर सॉल्व करके, जिसमें बाकायदा एक्सप्लेनेशन भी है, आपको समझा रहे हैं कि कैसे ये कौन सा पार्ट सही है, राइट आंसर क्या है। पेपर 2 भी बहुत बड़ी तादाद में है, तो इसको देखें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें इसको। इट्स ऑल फ्री फॉर यू कि आप इंशाल्लाह विद क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट you should be getting A+ in your exam। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।